हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको इस लेक्चर से रिलेटेड यानी इस वीडियो से रिलेटेड ही पढ़ाया था, या आप ये कहें कि ये वाला वीडियो उससे रिलेटेड है। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक का नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है और कोई भी चीज मिडिल से बीच में से समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, उसको स्टार्टिंग से लेकर के चलना पड़ता है। तो ये हमारा वीडियो 3 है चैप्टर का। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है बोर्ड पर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब आप सभी जानते होंगे। देखिए, ये लाइन कोई आम लाइन नहीं है कि आपने हर जगह मतलब लिखी हुई देख ली तो आम लाइन है। देखिए, इसका मतलब बहुत कुछ है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है, एक बार की प्रैक्टिस में नहीं, 2 बार की प्रैक्टिस में नहीं, आप उसकी 100 बार प्रैक्टिस कीजिए, 200 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीज आएगी, 100% आएगी। तो कहने का मतलब यही है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरी वीडियो से संबंधित, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए उस वीडियो के नीचे, और मैं उसका आंसर आपको उसी वीडियो में कमेंट के जरिए दे दूंगा, या फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से स्मॉल शॉर्ट बनाऊंगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। तो भाई देखो, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की जो उम्मीद होती है वो बहुत रहती है। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाँ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेंडलीफ के जो गुण हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो गुण हैं, दोष हैं, उनको स्टडी कर लिया था। और सॉरी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो उसकी मेन पीरियोडिक टेबल थी, उसको डिस्कस कर लिया था। और आज हम क्या करेंगे, उसके गुण और दोष को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? गुण और दोष को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे गुण। मेनली क्या आवर्त सारणी के क्या गुण थे, या आप गुण की जगह आपको कुछ बुक्स में वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, उपयोगिताएं। उपयोगिताएं यानी उसकी क्या यूज है, या आप इंग्लिश में कहें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, देखिए इंग्लिश में मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही साफ है, तो गुण कहे, उपयोगिताएं कहें आप, ठीक है, उपयोगिताएं, उपयोगिताएं कहें या प्रॉपर्टीज कहें। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है तत्वों का, या फिर आप कहें तत्वों के अध्ययन में सरलता। सरलता मतलब इजी। अब इसका मतलब क्या है? तत्वों के अध्ययन में सरलता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों के अध्ययन में सरलता आई। पहले बहुत सारे एलिमेंट ज्ञात थे। हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि जिस समय मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उस समय कितने एलिमेंट ज्ञात थे, तो क्या आप बता सकते हो? तो भाई देखिए, इस नंबर को याद रखिएगा, नंबर जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 एलिमेंट। जिस समय मेंडलीफ ने 1871 ईस्वी में अपनी पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, उस समय 60 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने एलिमेंट ज्ञात थे भाई? 60 एलिमेंट ज्ञात थे। 60, ठीक है, 60 एलिमेंट ज्ञात थे। अब मेंडलीफ ने वर्गीकरण क्यों किया था? देखिए, 60 एलिमेंट्स का अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही बड़ी बात है। उनके कंपाउंड का भी स्टडी करनी है, उनकी भी स्टडी करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इतना सारा काम आसानी से कैसे किया जाए? तो उसका एक ही मात्र रास्ता साइंटिस्ट को दिखा, क्या? क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया, जो आप पढ़ चुके हो, डोबेराइनर, न्यूलैंड, ठीक है, इन सब ने। तो फिर इन सब के क्लासिफिकेशन ज्यादा चल नहीं पाए, फेल हो गए, एक तरीके से फ्लॉप आप बोल सकते हो। तो 60 तत्व उस समय ज्ञात थे 1871 में। तो मेंडलीफ ने क्या किया, एक आवर्त सारणी बना दी, और इनका क्लासिफिकेशन काफी हद तक क्या हो पाया, सफल हो पाया। और आवर्त सारणी बनाई कैसी थी वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो भाई तत्वों के अध्ययन में सरलता आई। मेनलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों का जो अध्ययन था, जो उनकी स्टडी थी, वो इजी हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या रखा, एलिमेंट्स को रखा। उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को रखा। तो जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे वो एक ही ग्रुप में आ गए। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ गए थे, जिससे कि अब सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का अध्ययन एक ग्रुप की सहायता से कर सकते हो।
फिर दूसरे जितने भी सिंपोप्रोटिक एलिमेंट थे वो सेकंड ग्रुप में आ गए। उनका अध्ययन, उनकी स्टडी आप एक ग्रुप की सहायता से कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, तत्वों के अध्ययन में सरलता आई। केवल ये समझने के लिए मैंने इतना आपको बताया, बाकी आप इतना लिख दीजिएगा, तत्वों के अध्ययन में सरलता। तो आपको अगर 1 नंबर का पॉइंट है तो पूरा 1 नंबर ही मिलेगा। सेकंड क्या है, नए तत्वों की खोज में सहायता। नए तत्वों की खोज में सहायता यानी हेल्प। तो अब ये क्या पॉइंट है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाई थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो भाई इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखाई थी। तो उस आवर्त सारणी में क्या था, उस आवर्त सारणी में 7 तो थे भाई उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पीरियड, और 8 कितने थे उसमें, ग्रुप थे। तो उसमें आपने एक बात अगर ध्यान दी हो शायद, तो उसमें कुछ स्थान खाली थे, कुछ जगह डैश थे। क्या थे डैश थे, आप पहले वाली वीडियो में जाकर दोबारा देखना, लगभग 19 मिनट के आसपास मैंने वहां पर दिखाया है उसको। तो वहां पर आप लोग देखना कुछ स्थान खाली छोड़े गए हैं, इस तरीके के डैश वहां पर लगाए गए हैं। तो उनका मतलब क्या है, उनका मतलब है कि वहां पर कुछ नए एलिमेंट आने हैं। मेंडलीव ने ऐसा प्रिडिक्ट किया यानी ऐसी भविष्यवाणी की कि यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट की खोज होगी, यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट आने चाहिए, और इसलिए उन्होंने वहां पर इस बेस पर कुछ खाली जगह छोड़ दी। अब जब आगे चलकर वैज्ञानिकों ने देखा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ी हुई है, तो उन्हें नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को यहाँ पर इन छोटी सी लाइन में, छोटे से वाक्य में समेट सकते हैं, नए तत्वों की खोज में सहायता। ये भी आप लिख सकते हो वहां पर। देखिए मैं हर पॉइंट को लिखने के बाद एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि लिख तो आप खुद लोगे लेकिन मेन है समझना। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु भार में। देखिए परमाणु भार भी लिख सकते हो, परमाणु द्रव्यमान भी, कोई अलग बात नहीं है। परमाणु भार में संशोधन, परमाणु भार में संशोधन। देखिए पहले क्या था, मेंडलीव ने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट के जो परमाणु भार थे पहले गलत माने जाते थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की सहायता से उन परमाणु भारों को सही किया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एलिमेंट होता है हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम, Be इसका एटॉमिक सिंबल होता है। तो इस Be का जो परमाणु भार था, बेरिलियम का जो परमाणु भार था, वो पहले 13.5 मानते थे। कितना मानते थे भाई, 13.5 मानते थे। तो मेंडलीव ने जब तक अपनी आवर्त सारणी नहीं बनाई थी तब तक का इसका परमाणु भार 13.5 मानते थे जो समय के वैज्ञानिक थे। लेकिन जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। क्या रखा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि कार्बन और नाइट्रोजन भी उनके आवर्त सारणी में थे। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और नाइट्रोजन का होता है 14। कितना, 14। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसका परमाणु भार 13.5 है तो इसको यहां पर बीच में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 12 के बाद 13.5 आता है और 14 से पहले 13.5 आता है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई खाली स्थान बचने की संभावना है ही नहीं। तो फिर बेरिलियम आना तो यहां पर चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी बनी तत्वों की कि वहां पर बेरिलियम को नहीं रखा जा सका। तो इस बेस पर मेंडलीव ने कुछ और मतलब रिसर्च की, कुछ और निष्कर्ष निकाले। उनके बेस पर उन्होंने कहा कि 13.5 जो परमाणु भार है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। जो इसका सही परमाणु भार है वो 9 है। कितना है भाई, 9 है। ये फिर सही परमाणु भार माना गया। तो अब आप 9 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 9 के अकॉर्डिंग बेरिलियम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं आता। तो मेंडलीव ने अब माना कि हाँ 13.5 गलत था और 9 सही है। इस तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भार में संशोधन हो सका। तो इस पॉइंट को भी आप केवल इतना लिख सकते हो, परमाणु भार में संशोधन। और एग्जांपल दे दीजिएगा कि बेरिलियम का पहले परमाणु भार 13.5 माना जाता था, लेकिन बाद में मेंडलीव ने उसे करेक्ट किया, उसके अंदर करेक्शन किया और सही परमाणु भार बताया 9। तो ये 3 पॉइंट है, गुण कह लो, उपयोगिता कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, यूज कह लो। ठीक है, अब देखो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो भी। अब हम देखने वाले हैं डिफेक्ट्स यानी सीमाएं, लिमिटेशंस, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ लिमिटेशंस भी थी।
तो वो क्या लिमिटेशंस थी देखिए। तो भाई यहां पर हमारा अब रहने वाला है पॉइंट डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कमियां बोल दो, सीमाएं बोल दो, लिमिटेशन बोल दो, मर्जी है आपकी। तो पहला जो डिफेक्ट क्या था वो क्या था, हाइड्रोजन का या की पोजीशन निश्चित नहीं थी। हाइड्रोजन की पोजीशन भाई निश्चित नहीं थी। देखिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसको मेंशन जरूर किया है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं थी। क्यों, देखिए उन्होंने उसको परमाणु भार के बेस पर वहां पर मेंशन जरूर किया और उनके अनुसार वो सही भी था, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन की पोजीशन वहां पर निश्चित नहीं थी। कुछ ऐसे रीजंस थे। देखिए किसी भी चीज में जब डिफेक्ट निकाले जाते हैं तो वो तब निकाले जाते हैं जब उससे सुपीरियर चीज मार्केट में आ जाए। अब जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद और सुपीरियर क्लासिफिकेशन आए एलिमेंट्स के, तो उन्होंने ये डिफेक्ट निकाला कि हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं थी। हाइड्रोजन को रखा भले ही गया हो लेकिन उसकी पोजीशन निश्चित नहीं थी। और ये डिफेक्ट आज भी है। जो आज हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो लंबे वाली जो आप अभी आगे पढ़ोगे उसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं है। तो ये डिफेक्ट तो मेंडलीफ वाली पीरियोडिक टेबल में भी था और आज वाली जो बिल्कुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये डिफेक्ट है। तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं थी। यही वाला डिफेक्ट मैं आपको तब भी लिखवाऊंगा जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ोगे। सेकंड क्या था, सेकंड था परमाणु आइसोटोप्स और आइसोबार्स। दो चीज होती हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की पोजीशन निश्चित नहीं थी। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये दो आपके पास टर्म होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, इनकी पोजीशन भी वहां पर निश्चित नहीं थी। अब आइसोटोप्स आइसोबार्स होते क्या हैं, तो देखिए आप जानते होंगे हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमारे पास ज्ञात हैं। एक तो 1H1 है, एक हमारे पास 1H2 है, एक हमारे पास 1H3 है। तो इस तरीके से आइसोबार्स भी होते हैं कुछ, जैसे हमारे पास 2 आइसोबार हैं। एक तो है हमारे पास 18, सिंपल सा ले लीजिए आप लोग, 6C14 और 7N14। देखिए आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं जिनके ये वाले नंबर तो अलग अलग हो लेकिन ये वाले नंबर सेम हो, ये वाले नंबर सेम हो। और आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके ये नीचे वाले नंबर सेम हो, ऊपर वाले नंबर डिफरेंट हो। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आइसोटोप्स और आइसोबार की पोजीशन निश्चित नहीं थी। और बहुत सारे आइसोटोप्स आइसोबार होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं है ये केवल 5 ही होते हैं। तो ये पॉइंट आप रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आइसोटोप्स और आइसोबार्स की पोजीशन निश्चित नहीं थी। अब आइसोटोप्स आइसोबार को मैं इस चैप्टर में आगे ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तब आप इस पॉइंट को और अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये दो बहुत बड़े डिफेक्ट थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के। तीसरा डिफेक्ट क्या था, तीसरा डिफेक्ट था नए तत्वों के लिए उचित स्थान की कमी। तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था, नए तत्वों के लिए उचित स्थान की कमी। तो भाई देखो मैंने आपको बताया था मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, कुछ खाली डैश छोड़े थे। क्या किए थे भाई, कुछ खाली डैश छोड़े थे वहां पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ नए एलिमेंट आएंगे। लेकिन वो डैश इतने नहीं थे कि उनमें सारे नए एलिमेंट आ पाए। मतलब वो डैश उन्होंने वो खाली स्थान उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए वहां पर छोड़े थे, ब्लैंक रखे थे जो एलिमेंट तब तक अनडिस्कवर्ड थे, मतलब उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने लेकिन प्रिडिक्ट कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और वो यहाँ पर रखे जाएंगे, उनके लिए ये स्थान फिक्स है। लेकिन वो स्थान उचित नहीं थे। उचित का मतलब है पर्याप्त। उचित शब्द हटाकर आप लोग यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हो, पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब आप लोग इंग्लिश में ज्यादा जानते होंगे, सफिशिएंट। यानी एलिमेंट इतने खोज दिए गए मेंडलीफ की अपेक्षा से ज्यादा, जितनी मेंडलीफ ने उम्मीद रखी थी उससे भी ज्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इतनी जगह ही नहीं बची कि उन सारे एलिमेंट को उसके अंदर स्थान दिया जा सके। तो इसके लिए ये पॉइंट आप लिख सकते हो, नए तत्वों के लिए पर्याप्त स्थान की कमी, कि स्थान तो था लेकिन पर्याप्त नहीं था। तो ये 3 क्या है, उनके डिफेक्ट हैं।
तीन हमारे प्रॉपर्टी हो गई और तीन डिफेक्ट हो गए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनको इसी लैंग्वेज में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये तो हमारे प्रॉपर्टी और डिफेक्ट होते हैं मेन लीफ की पीरियोडिक टेबल के। नोट कर लीजिएगा आप इनको वीडियो को पॉज करके। अब भाई देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे का टॉपिक। अब चलिए यहाँ पर मेन लीफ की आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट होती है। एक बात और दोबारा बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर मैंने अभी आपको एक ऐसा नंबर बताया था जिसको मैंने कहा था कि जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60। 60 क्या था भाई? 60 क्या था? 60 था उन एलिमेंट्स की संख्या जो मेन लीफ की आवर्त सारणी के समय थे, यानी 1869 से 1871 के समय आप बोल सकते हो कि लगभग कितने एलिमेंट ज्ञात थे? तो 60 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने एलिमेंट ज्ञात थे? 60 एलिमेंट ज्ञात थे, 60 एलिमेंट। और एक और नंबर याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 31। अब 31 क्या है? अगर 1800 में पूछे, अगर 1800 में पूछे तो कितने एलिमेंट ज्ञात थे? 31 एलिमेंट ज्ञात थे। अगर सन 1800 में पूछे तो 31 एलिमेंट ज्ञात थे। ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो 1800 के अंदर 31 एलिमेंट और 1871 के आसपास या 69 के आसपास 60 एलिमेंट ज्ञात थे। और आज कितने हैं मॉडर्न टाइम में? आज 118 एलिमेंट हमारे पास ज्ञात हैं, रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है करेक्शन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संशोधन। क्या है भाई? संशोधन। अब संशोधन मतलब करेक्शन। दरअसल जो मेंडलीफ की हमारी ये आवर्त सारणी थी, इसमें जब वैज्ञानिकों को डिफेक्ट मिले यानी कमियां मिली, तो फिर उन्होंने क्या किया? इसमें संशोधन कर दिया। अब संशोधन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, वो देखिए। अब भाई संशोधन किसमें? मेंडलीव की मूल सारणी में। किसमें किया था भाई? मेंडलीव की मूल सारणी में, जो उन्होंने 1871 में बनाई थी, उसमें अब हम संशोधन की बात यानी करेक्शन की बात करने वाले हैं। तो देखिए बात आती है 1913 में। कहां आती है भाई? 1913 में। अब 1871 से 1913 तक लगभग लगभग यही पीरियोडिक टेबल सही मानी जाती रही। ठीक है, अब 1913 में एक साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था भाई हेनरी। हेनरी, मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में राइटिंग थोड़ी ज्यादा साफ है। हेनरी मोजले। हेनरी मोजले 1913 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे। अब उन्होंने 1913 में क्या किया? उन्होंने 1913 में एक नई चीज दे दी, एक नई चीज मार्केट में, केमिस्ट्री के मार्केट में लॉन्च कर दी। क्या थी? चीज थी भाई जेड। जेड को क्या बोलते हो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि 1913 में एक वैज्ञानिक आए हेनरी मोजले, उन्होंने जेड की खोज की। जेड क्या था? जेड होता है हमारे पास परमाणु क्रमांक, जिसको आप लोग आज यहां पर लिखते हो। ये एलिमेंट है जेड, यानी यहां पर लिखते हो, इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी भी परमाणु में प्रोटोनों की संख्या के बराबर जो संख्या होती है उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। प्रोटोनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब 1913 में हेनरी मोजले ने इसकी खोज की और हेनरी मोजले ने पाया कि परमाणु क्रमांक क्या है? जो परमाणु क्रमांक है ये मेन है। क्या है भाई? मेन क्या है? जेड ही है बस। मेन मतलब मुख्य। इसको आप लोग यहाँ पर मौलिक भी बोल सकते हो। कुछ बुक्स में मौलिक लिखा मिलता है, दरअसल बुक्स में मेन तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड बताया है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज आपको बुक की यहाँ पर बोल दूंगा तो शायद फिर आप कहोगे कि हम बुक में से भी पढ़ सकते हैं। तो मौलिक बुक में लिखा मिलता है। मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है मेन, यानी जेड, बिल्कुल बेसिक, मेन। तो हेनरी मोजले ने बताया जेड की खोज करने के बाद कि जो परमाणु क्रमांक है जेड, ये सभी एलिमेंट के लिए उनका मौलिक गुण है, उनकी मेन प्रॉपर्टी है। हेनरी मोजले ने क्या बताया? बुक में आपको मोजले लिखा मिलेगा ज्यादातर, हेनरी कोई नहीं लगाता। तो मोजले ने क्या बताया? मोजले ने बताया
कि जो मौलिक गुण है तत्वों का वो क्या है, वो उनका परमाणु क्रमांक ही है। मौलिक गुण मतलब उनकी मेन प्रॉपर्टी कौन है, उनका परमाणु क्रमांक है। जबकि मेंडलीव क्या कहते हैं, मेंडलीव कहते हैं, पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव, कहाँ के साइंटिस्ट, रूस के। वो कहते हैं कि नहीं, जो तत्वों की मौलिक प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो उनका परमाणु भार है, और परमाणु भार के आधार पर ही मैं अपनी सारणी बनाता हूं, ये मेंडलीव ने कहा। लेकिन 1913 में मोजले कहते हैं कि नहीं, आपकी पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैंने आपको मेन बताया है, नहीं डिफेक्ट और भी हैं, डिफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक तत्वों का मौलिक गुण है। तो क्वेश्चन ये भी फ्रॉम एग्जामिनर आपसे पूछा जा सकता है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो तत्वों का मौलिक गुण है मेंडलीव के अनुसार वो क्या है बताइए, तो आप कहोगे परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं या फिर एग्जाम पेपर में लिखा आता है कि तत्वों का मौलिक गुण क्या है मोजले के अनुसार, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे परमाणु क्रमांक। ठीक है भाई, तो ये 2 पॉइंट और ये सारा झंझट आपको याद रखना है। ठीक है, अब जब मौलिक गुण हेनरी मोजले के अनुसार परमाणु क्रमांक माना गया, तो हेनरी मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में करेक्शन कर दिया। क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया, संशोधित कर दिया। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में टेबल में रखा था। मोजले ने क्या किया, मोजले ने एक तरीके से टेबल को रिसेट कर दिया, जैसे मोबाइल को रिसेट कर देते हैं, उसको हम बिल्कुल उसका सारा डेटा रिसेट कर देते हैं। तो ऐसे ही मेंडलीव ने भी किया, सॉरी मोजले ने भी किया, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिसेट कर दिया। रिसेट मतलब उन्होंने सारे तत्वों को, उन्होंने टेबल में कुछ ग्रुप को ऐड किया, ठीक है, और तत्वों को एक नए प्रकार से व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, ना कि परमाणु भार के। और देखा गया कि अब शायद पीरियोडिक टेबल थोड़ी ज्यादा अच्छी बनी। ठीक है, बाकी बेसिक जानकारी मतलब पूरी जानकारी गुण दोष कैसे बनाई थी, कैसे रखा था, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैंने इसकी नींव रख दी है कि अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी से मोजले वाली जो आवर्त सारणी थी, जो करेक्टेड पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसकी ओर बढ़ चुके हैं, मतलब उसकी ओर हमने कदम रख दिया है, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आज मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए, और इस वाली वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिए, इसके भी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो होगी वो भी इससे रिलेटेड ही होगी। इससे पहले वाली ये और इससे नेक्स्ट वाली तीनों वीडियो आपस में रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देखिए। फिलहाल मैंने अभी आपको केवल इतना बताया है कि 1913 में मोजले आए, मोजले ने एटॉमिक नंबर की खोज की और बताया कि मौलिक गुण क्या है, तत्वों का परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी को रिसेट कर दिया, मतलब उसको एक नए तरीके से बनाया, बनाया तो सही लेकिन एक नए तरीके से बनाया। और कैसे बनाया, क्या क्या उसमें किया, क्या क्या उसमें संशोधन किया, ठीक है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा, उसके गुण दोष। और चैनल को जितना हो सके भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।